रहे थे बच्चे, वो डिस्कशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन नाम की एक चीज होती है। और हमारे पास जब कोई बॉडी मोशन करती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी के अंदर आपके पास कैसे जाती है। हमारे पास कभी भी देखिए, कभी भी हमारे पास जब भी कोई बॉडी मोशन को कवर करती है, किसी भी तरीके का हमारे पास मोशन किसी भी बॉडी के पास आता है, तो वो मोशन हमारे पास पीरियोडिक नेचर का होता है, ऑसिलेटरी नेचर का होता है, और लास्ट पॉइंट है कि वो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में जाएगा। सो सबसे पहले अगेन हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट से, और पॉइंट बच्चा हमारे पास है कि ऑसिलेशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। ऑसिलेशन हमारे पास एक स्पेशल मोशन है जिसमें हमारे पास, जी हर्षु बोलो बच्चे, बोलो बोलो हर्षु। चलो, एक बॉडी बच्चा हमारे पास टू एंड फ्रो मूव करती है विद फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जिसमें एक बॉडी फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर आपके पास मूव करती है, जिसमें बॉडी हमारे पास एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर मूव करती है बिटवीन टू extreme position and one mean position, between the two extreme positions, दो extreme positions and आपके पास सिंगल या वन आपके पास मेन पोजीशन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेशन बोल देते हैं। यानी कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास क्या आ जाती है बच्चे, एक मेन पोजीशन है, और मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास आ जाती है, और ये भी हमारे पास एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू प्लस ऑफ a, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, और हमारे पास ये बॉडी क्या करती है, इस मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये टू एंड फ्रो आपके पास मूव करना स्टार्ट कर देती है, और हम इसी को क्या बोल देते हैं, SH, आपके पास ऑसिलेशन। हमारे पास इसके मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। मेन पोजीशन से दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास आ जाती है, तो हम इसको ऑसिलेशन बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर साइकिल या वन ऑसिलेशन मैंने क्या बताई थी क्या होती है, तो साइकिल और एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, वन साइकिल और वन ऑसिलेशन। इसका मतलब मेरे पास क्या होता है, हम मेन से यहाँ पर एक्सट्रीम E1 की तरफ को आते हैं, फिर एक्सट्रीम से हम मेन की तरफ को जाते हैं, फिर हम मेन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ को जाते हैं, और दोबारा से मेन की तरफ आते हैं। ये एक ऑसिलेशन है। या फिर मेरे पास एक और तरीका, जर्नल बिहेवियर, क्या हम जर्नल बात करेंगे कि हम E1 से आपके पास मेन तक गए, मेन से आप एक्सट्रीम तक गए, एक्सट्रीम से दोबारा मेन पे आए, और मेन से फिर आप वहीं पर आगे जहां से आप चले थे, तभी तो पीरियोडिक भी। लेकिन पीरियोडिक से एक चीज का फर्क है, पीरियोडिक में बॉडी टू एंड फ्रो मूव नहीं करती, आगे पीछे मूव नहीं करती, यहाँ पर बॉडी मूवमेंट कर रही है आगे पीछे, तो ये ऑसिलेशन हमारे पास बन जाती है। ऑसिलेशन होने की वजह हमने क्या ढूंढी, ऑसिलेशन होने की वजह हमने क्या ढूंढी, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ऑसिलेशन होने की वजह एक रिस्टोरिंग फोर्स है। हमने ये समझा कि सिस्टम की कोई एक रिस्टोरिंग फोर्स है। ये रिस्टोरिंग फोर्स नंबर 1 आपके पास इंटरनल फोर्स होनी चाहिए, यानी कि बाहर से नहीं लगनी चाहिए, सिस्टम के अंदर से लगनी चाहिए। नंबर 2 कंजर्वेटिव होनी चाहिए, ये कंजर्वेटिव होनी चाहिए, यानी कि ये फोर्स एनर्जी को डिस्ट्रॉय ना करे, एनर्जी को खत्म ना करे, एनर्जी को बचा के रखे। और तीसरी चीज, हमारे पास ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये अपोज करेगी, और ये अपोज किसकी करेगी, मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन, अपोज द मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन। इसके दो मतलब है कि ये मेन पोजीशन से आपके मोशन को अपोज करेगी, तो मेन पोजीशन की तरफ ये आपके मोशन को अपोज नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है अपोज मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन,
लेकिन इसका मतलब है इट विल नॉट अपोज द मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन की तरफ आपके मोशन को अपोज नहीं करेगी, आप मीन पोजीशन से हटोगे तो ये बच्चा आपको बार बार मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। दैट इज, सर आप ऊपर कर सकते हो? दैट इज हमारे पास इसका मतलब है दैट इज इट विल ये हमारे पास क्या करेगी, इट विल ट्राई टू ब्रिंग बैक, ट्राई टू ब्रिंग बैक, ट्राई टू ब्रिंग बैक द बॉडी, try to bring back the body again and again, again and again, again and again towards mean position, again and again towards the mean position, again and again towards the mean position। जरा चेक करते हैं ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। मेरे पास यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बोल पार्थ, क्या हुआ बेटा? सर प्लीज आप थोड़ा ऊपर करोगे जो आपने लिखा था। 2 मिनट रुक जाओ। हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ मेरे पास ये एक मास आपके पास जुड़ा हुआ है और ये बच्चे हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड है। ये हमारे पास मीन पोजीशन है। अब जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, मान लो कि आप में से किसी बच्चे ने स्प्रिंग को दबा दिया, आपने स्प्रिंग को दबा दिया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये दबकर ओपन होने की कोशिश करेगा। यह हमारे पास यहां से जब ओपन होने की कोशिश करेगा, ये तीसरी पिक्चर है, तो ये ओपन होकर दोबारा से कहां पर आ जाएगा, फिर से अपनी मेन पोजीशन पे। पर ये रुकेगा नहीं, ये आगे निकल जाएगा और आगे चल के ये स्प्रिंग को क्या कर देगा, आपके पास खींच देगा और ये आप दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चलोगे। ये t इज इक्वल टू, ये t इज इक्वल टू 0 पे आप यहां से चले, t इज इक्वल टू t1 पे आप यहां पहुंचे, ये आपका मान लो कि एक्सट्रीम 1 था, कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग फोर्स इसको धक्का देगी, ये बॉडी t इज इक्वल टू t2 पे यहां पहुंच जाएगी। लेकिन ये दोबारा से मीन पोजीशन पे आके रुकेगी नहीं, बल्कि ये आगे चली जाएगी दूसरी एक्सट्रीम पे और यहाँ पर स्प्रिंग ओपन हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको कहां पर खींचेगी, वापस अंदर की तरफ। तो ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास, जो सिस्टम के अंदर की फोर्स है ये बार बार इसको कहां पर लेके आने की कोशिश करेगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बार बार इसको खींचेगी। स्प्रिंग दब रहा है तो स्प्रिंग की फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ धकेलेगी, मेन पोजीशन से जब ये बॉडी आगे जाएगी, स्प्रिंग ओपन हो जाएगा तो हमारे पास ये स्प्रिंग की फोर्स अब इसको वापस खींचेगी। स्प्रिंग दबता है तो आगे धक्का लगता है, स्प्रिंग खुलता है तो पीछे धक्का लगता है। सर स्प्रिंग का मेन क्या है कि वो मेन पोजीशन में आ जाता है सर। क्या बेटा? स्प्रिंग से मेन पोजीशन में आना चाहता है ना? क्या, फिर से बोलो, स्प्रिंग क्या बेटा? मेन पोजीशन में रहना चाहता है। स्प्रिंग मीन पोजीशन पे रहना चाहता है, स्प्रिंग मीन पोजीशन पे रहना चाहता है क्योंकि वहां पर उसके पास सबसे कम एनर्जी। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वहां पर भी ये लिखा रहता है कि दुनिया के अंदर सारी चीजें कौन सी एनर्जी पे रहना चाहती है, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। तो मीन पोजीशन पे तो सबसे छोटी एनर्जी है तो वहां पे यस सर। और अगर आप उसको खींचते हो तो सिस्टम में कोई फोर्स डेवलप होती है, ये सोचना पड़ेगा, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब मैंने इस मास को इधर से हिलाया तो ये वापस क्यों आया, क्यों एक पेंडुलम वापस नीचे आता है, ग्रेविटी उसको खींचती है, लेकिन वो नीचे आके रुकता नहीं है, दूसरी तरफ चला जाता है, फिर ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, तो वहां पे ग्रेविटी बार बार उसकी मोशन को ऑसिलेशन में कन्वर्ट करती है। कोई ना कोई, जब भी आप देखें कि कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है, टू एंड फ्रो किसी पॉइंट पर रुक रही है, फिर वापस आ रही है, फिर रुक रही है, वापस आ रही है, रुक रही है, वापस आ रही है, तो इसका मतलब वो ऑसिलेशन कर रही है और ऑसिलेशन के वक्त कोई ऐसी फोर्स है उसके अंदर जो उसको क्या कर रही है, बार बार मेन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स ये चाहती है कि बॉडी कहां पे रहे, मेन पोजीशन में। तो हमारे पास यहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स का कमाल है, ये हमारे पास यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का कमाल है, सारा कमाल। तो ये इंटरनल है, कंजर्वेटिव है, अपोज करती है मोशन। और खास बात क्या बच्चे याद रखना, ये जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स ये आपके पास हमेशा इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म माइनस ऑफ k इंटू एक्स, मतलब जो भी आपकी फोर्स होगी
जैसी भी फोर्स हो, वो ग्रेविटी की है, वो बच्चे स्प्रिंग फोर्स है, वो कोई और भी फोर्स है, वो इस फॉर्म को जरूर सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैं तुझे एक बात बताता हूँ, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है पार्थ? सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है बच्चे, बताओ शाबाश। सर्कल की स्क्वायर बोलो, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आर का स्क्वायर, आर का मतलब स्क्वायर। एक्स जो मर्जी हो, वाई जो मर्जी हो, आर जो मर्जी हो, अगर वो सर्कल है तो एक्स वाई और आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात मानते हो? यस सर। ऐसे ही हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो मर्जी जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग फोर्स हो, पेंडुलम वाली फोर्स भी, आपके पास कोई भी फोर्स जो कि ऑसिलेशन करवाती है वो इस फॉर्म को क्या करती है, फॉलो करती है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर F वो पर्टिकुलर फोर्स होगी, वो सिस्टम की होगी। X क्या, X बच्चा हमारे पास इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है कि इस वक्त आप मीन पोजीशन से कितनी दूर हो, आप मेन पोजीशन से कितनी दूर हो ये मैटर करता है। तो आप मेन पोजीशन से x हो तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये मेरे पास फोर्स आ गई। ये बच्चा हमारे पास फोर्स आने के साथ साथ ये x क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो k आपके पास क्या चीज आ गई, तो ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट है। क्या सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो किसी और केस में ये कुछ और भी बन जाएगा। और x बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और f मेरे पास क्या, f मेरे पास क्या है यहाँ पर, f मेरे पास यहाँ पर आपके रिस्टोरिंग, आपके पास आपके रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट अगर राइट की तरफ को हुई है तो फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, लेफ्ट की तरफ। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। क्लियर होगी इतनी बात? इसमें किसी बच्चे का कोई सर डाउट आपने हो जो भी बता? लास्ट चीज बोली थी वो बताना फिर से। बिल्कुल सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका मतलब है कि अगर आप मेन पोजीशन से राइट की तरफ को जाओगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो लेफ्ट की डायरेक्शन में लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये पॉइंट नंबर 3 है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट अपोजेस द मोशन फ्रॉम द, इट अपोजेस द मोशन फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, मेन पोजीशन। फिर अपोज करेगी तो नेगेटिव साइन आएगा। यस सर। एंड इट विल ट्राई टू ब्रिंग बैक द बॉडी अगेन एंड अगेन। तो अभी भैया आप किसी को रोकना चाहते हो तो फोर्स उसकी तरफ लगाओगे कि वापस लगाओगे, उल्टा लगाओगे ना, तभी करके यस यहाँ सर। पर नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन बताता है बच्चे कि आपकी जो फोर्स हो रही है और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, they are in opposite direction, they are in the opposite direction। ये हमारे पास किस में आ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, और हमको ये चीजें पता भी है और ये चीजें हम कर भी सकते हैं बच्चे, ये हमको पता है। मतलब कि इसी की वजह से तो एसएचएम होगा, हमको पहले इस पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और तब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे, अब हम इसके अंदर से यस बढ़े सर। आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब ध्यान से समझना, और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो ऑसिलेशंस हमारे पास हो जाती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इनको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। हम इनको सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कह देते हैं बच्चे, तो हम इसको बोल देते हैं कि जब हमारे पास इफ, अगर मेरे पास इफ द रिस्टोरिंग फोर्स, अगर मेरे पास लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स, मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास लग रही है F, if the restoring force F, if the restoring force F is directly proportional to displacement, it is directly proportional to displacement। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन,
फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के आपके पास बच्चे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चा यहाँ पर क्या समझिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास क्या आ जाती है जब आप लिखते हो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स। ये ऑसिलेशन है। अब इन ऑसिलेशन को हम स्पेशल क्या बोलेंगे बच्चे, नाउ इन ऑसिलेटरी मोशन को या इन ऑसिलेशन को यू कैन आल्सो राइट डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब बच्चा क्या बोलता है, इसका मतलब बच्चा ये भी समझ सकता है कि कई और तरह की ऑसिलेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है नेचर में। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जैसे कि अगर कोई टीचर बोलता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K एक्स का स्क्वायर, अब x की पावर 2 आ गई, क्या ये ऑसिलेशन? बिल्कुल ये ऑसिलेशन है। पर क्या ये SHM है? अब ये SHM नहीं है। तो हम यहां पर क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास ऑसिलेशन तो है बट आपके पास नॉट SHM। देखो आप वर्ड देखो ना, वर्ड आपके पास क्या आ रहा है, सिंपल, सरल। सिंपल का मतलब क्या होता है, सरल। जैसे आप घर पे जाते हो और आपकी मम्मी बोलती है कुछ बना के लेके आओ, तो आप क्या बोलते हो, मैं सिंपल पानी पीऊंगा। अब सिंपल पानी का मतलब क्या हो गया कि आप उसमें ना तो नींबू निचोड़ोगे ना नमक डालोगे, सिंपल पानी जो सबसे सिंपल है। और अगर उसमें नींबू निचोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्पेशल नींबू पानी यस बन जाएगा। सर। अगर चीनी डाल दोगे तो चीनी वाला नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा डालोगे रूह अफ़ज़ा वाला पानी। वो सिंपल नहीं रहा, वो उसका एक क्या हो गया, वर्जन आपके पास हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे अगर हम बोलते हैं कि आप कोई भी डिवाइस लेते हो तो हम क्या बोल देते हैं कि यार ये जो है ना एंड्रॉइड का फोन, इसका हायर वर्जन भी आता है, मतलब कि हायर वर्जन भी आता है। तो वो क्या है बच्चे हमारे पास, वो सिंपल नहीं है। जैसे गाड़ियां लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये बेसिक मॉडल है, हाँ या ना, यस सर। बोलते हैं ना कि ये बेसिक यस मॉडल है सर। यार। फिर हम बोलते हैं इसका हायर एंड है, तो हायर एंड में कुछ स्पेशल हो जाता है। ऐसी ऑसिलेशन बहुत तरह की होती है जिसमें फोर्स डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल तो होती है पर एक्स की भी पावर आने लग जाती है। और अगर एक्स की पावर सिंपल 1 हो, सिंपल 1, सबसे छोटी पावर 0 के बाद क्या 1 ही तो है, तो हम बोल देते हैं कि यह ऑसिलेशन किस कैटेगरी में आ जाती है, एसएचएम। अगर कोई टीचर बोलता है सर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K, मान लिया जाए, और यहां पर x की पावर 4, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा ऑसिलेशन तो है लेकिन SHM नहीं है। तो SHM कब होती है, सिंपल कब होती है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट की पावर 1। क्या ये बात मैं स्कूल में बताऊंगा किसी को? नहीं, आपने स्कूल में नहीं बताना। क्या किसी और को बताऊंगा? बिल्कुल भी नहीं बताना भाई, बिल्कुल भी नहीं बताना आपने। क्यों भाई, क्यों बताओगे आप किसी और को? आप अपने तक यहाँ पे रखोगे। जब टीचर आपको स्कूल में अगर पूछता है तो आपको यही पूछेगा कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेटेड होते हैं, तो आप ये लिख के छोड़ दोगे। तो इसका ग्राफ कैसा बनता होगा, तो अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक, अब मैं ऑसिलेशन को भी छोड़ दूंगा, अब मैं किसके ऊपर ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिया तो मतलब वो ऑसिलेटरी भी है, और अगर वो ऑसिलेटरी है तो इसका मतलब वो पीरियोडिक भी है। तीनों मतलब यहाँ पर कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं पीरियोडिक बोल रहा हूं तो उसका मतलब ऑसिलेटरी नहीं है, और अगर मैं ऑसिलेटरी बोल रहा हूं तो उसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। लेकिन अगर SHM बोल रहा हूं तो वो ऑसिलेटरी भी है, और साथ ही साथ क्या बचा हमारे पास, साथ ही साथ क्या हमारे पास, वो आपके लिए पीरियोडिक भी है, वो हमारे पास पीरियोडिक भी है, वो हमारे पास पीरियोडिक भी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये F आ गया और ये मेरे पास X आ गया। अब देखो कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि F x की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, और माइनस के का मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो ये ग्राफ बन गया आपके पास किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये ग्राफ F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब टीचर क्या पूछ सकते हैं, ये जो रिस्टोरिंग कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या है, तो बताओ इसकी यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग कांस्टेंट की यूनिट आपके पास आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, और ये हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टी है। दिस इज द सिस्टम प्रॉपर्टी, यह हमारे पास यहाँ पर सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाती है जी।
अब बताओ, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यू हैव 2 मिनट्स। आगे सारी बात समझ में? देवयानी, पार्थ, संध्या, हर्षु। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होती है? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द फोर्स, तो आप क्या जवाब दोगे? तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर मेरे पास अगर देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ऑफ मास निकालने की कोशिश करता हूं। तो एक्सेलरेशन, हम दोबारा फिर एक्सेलरेशन पे आएंगे, घबराना मत। हमारे पास बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बताओ क्या चीज आ जाती है? बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे पास क्या आ जाती है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास क्या कहता है कि फोर्स किसके बराबर होती है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके बराबर है? बताओ शाबाश। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ से हमको चीज पता लगती है। अब हमारे पास यहां पर आल्सो, और इस केस में मेरे पास फोर्स किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू डाल दूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस ऑफ के इंटू एक्स, और व्हाट वी कैन राइट डाउन, the acceleration is equal to minus k upon m into x। यहां पर अब मेरे पास यहां पर k डिवाइडेड बाई m, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, और इसको बच्चे हम ओमेगा स्क्वायर से लिख देंगे। ये लेटर ऑन हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेटर ऑन हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ये ओमेगा क्या है क्या नहीं है इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ ये है कि हम ये लिख देते हैं कि ये ओमेगा मेरे पास मेरी एंगुलर, यहां पर बच्चे मेरे पास मेरी एंगुलर स्पीड है, इसको इतना लिख के हम छोड़ देते हैं। बाकी मुझे यहां पर ये एक्सेलरेशन पता लग गई। अगर मैं ए को देखूं तो व्हाट इज ए? दिस इज द एक्सेलरेशन। मेरे पास x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर मैं यहां पर आप में से किसी एक बच्चे को पूछूं यहां पर इस एक्सेलरेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसको समझ में आती है, बताओ शाबाश। पहली चीज जो देखते ही बच्चे मुझे समझ में आती है कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि जब आप मीन पोजीशन पे होते हो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, बताओ शाबाश। जब आप मीन पोजीशन पे होते हो तो एक्स क्या होता है? 0। जब आप एक्सट्रीम पे होते हो तो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस ऑफ ए, और जब आप दूसरे एक्सट्रीम पे होते नेगेटिव हो ए। तो माइनस ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जब आप मीन पे हो तो आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन 0 है, आप पे कोई फोर्स काम नहीं कर रही। और जब आप एक्सट्रीम पे पहुंचोगे तो आपकी एक्सेलरेशन, अब ये नेगेटिव भी साथ में है, और ए बच्चे है तो माइनस ऑफ के बाई एम, और एक्स की वैल्यू ए। अब आपके डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बट आपकी एक्सेलरेशन तो उल्टी तरफ आ गई। एक्सेलरेशन वेरिएबल है बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि एक तो बात सर पता एक्स लगी। इज इक्वल टू माइनस ए में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अब वही पॉइंट है, वही तो पॉइंट है पार्थ। ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम जब माइनस ए पे चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या चेंज हो रही है बच्चे? बोल शाबाश। यहाँ पर साथ ही साथ और क्या चीज चेंज हो रही है? डायरेक्शन। दोनों चीजें चेंज, ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में है, तो इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन वेरिएबल है। दूसरी, क्या आपकी एक्सेलरेशन आपके मोशन को सपोर्ट कर रही है? क्या वो आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है? नहीं, बॉडी आगे जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और एक्सेलरेशन राइट टू लेफ्ट लग रही है, यानी कि वो आपकी वेलोसिटी को वैसी अपोज सर कर रही उल्टा है। हो रहा है ना दोनों में। तभी तो बॉडी रुक के वापस आएगी ना, तभी तो बॉडी रुक कर वापस आएगी। नहीं तो बच्चा अगर एक्सेलरेशन लगे ही ना, नेट फोर्स 0 है, इनर्शिया की वजह से वो चलती रहेगी। अगर बच्चे वो मोशन को सपोर्ट करेगी तो बच्चे वो आपके पास चलती रहेगी। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो सर्कल में घूम जाएगा पार्टिकल, अगर एंगल पे लगेगी तो पार्टिकल तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ये सारे केसेस हमें पता होने चाहिए। यहां पर ये एक्सेलरेशन क्या करती है, बड़ी चालाक है। ये क्या करती है, जाती हुई बॉडी की वेलोसिटी को 180 से अपोज करती है, बोलते तूने आगे नहीं जाना। डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है, बोलते तुमने आगे नहीं जाना।
और इस केस में जब बॉडी रुक जाती है फिर यही एक्सेलरेशन उसको वापस लेके आती है, फिर बॉडी रुकती थोड़ी ना, वो मेन पोजीशन पे पहुंचती है, वो दूसरी तरफ भागने लग जाती है, फिर यही एक्सेलरेशन इसको रोक कर फिर वापस लेके आती है। तो ये काम चलता जा रहा है, ये एक्सेलरेशन इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या कर रही है, is opposing displacement from mean position. True या false? The acceleration is opposite to the displacement from mean position. सही या गलत, बोलो शाबाश। सही। It is opposite to the displacement from mean position. सही या गलत बच्चे, बोलो शाबाश। तो बिल्कुल सही है, this is opposite to the displacement from mean position, towards mean positioning, from mean position. अगर मैं इसका भी तुम्हें ग्राफ बनाने को बोलूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जरा कोई बच्चा मुझे बताए। यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाने को बोलूं, बोल बोल क्वेश्चन पूछ बच्चे, बोल। सर जैसे आपने लिखवाया था कि अगर मेन पोजीशन राइट में जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी फिर? क्या बेटा, फिर से ऐसे बोलो। आपने लिखवाया कि राइट साइड को जाएगा मेन पोजीशन, क्या राइट साइड को जाएगा? मेन पोजीशन तो वही रहती है, पार्टिकल कहाँ लेके जा रहा है? हाँ पार्टिकल, सॉरी सर, पार्टिकल अगर राइट साइड जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगी, फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन तो वहीं पे लगती है ना जहाँ फोर्स लगती है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, फोर्स किसके बराबर है, फोर्स किसके बराबर है बता? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बच्चे फोर्स है आपके पास आई कैप है, तो इसका मतलब मास के साथ तो डायरेक्शन होती नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तो आई कैप की तरफ होगी ना। ओके सर। ठीक है, तो जहां फोर्स होती है वही फोर्स। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं किसी बिल्डिंग, मैं अपने घर में फ्रिज को धक्का मारूं एक्स की तरफ, वो वाई की तरफ कैसे चली जाएगी, नहीं जा सकती ना। मेरे हाथ से मारकर, ये मेरे हाथ से मारकर गिरेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी कहां पर होगी, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव ही होगी ना। एग्जैक्टली। हमारे पास यहाँ पर ये ए और एक्स का ग्राफ आपके पास कैसा बन जाएगा, तो ये ग्राफ भी आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। फर्क सिर्फ इतना है, फोर्स का ग्राफ भी आप बोलोगे सर ऐसा था, सर फोर्स का ग्राफ भी ऐसा था, फर्क सिर्फ बच्चे स्लोप का है। यहाँ पर आपके पास इसकी स्लोप किसके बराबर है, के के बराबर है, और क्या यहाँ पर इसकी स्लोप के बराबर है, आंसर है नहीं। यहाँ पर इसकी स्लोप किसके बराबर है, के बाई एम। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो स्लोप है वो आपके पास के बाई एम के बराबर है। पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, फर्क समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने एक बात समझ ली, अब हम एनसीईआरटी का, अब बच्चे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, और एनसीईआरटी का 14.5 या 6 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 5 या 6 होगा, देख लेना। अगर 5 और 6 नहीं होगा तो 7 देख लेना। कई बार दिमाग में रहती है बातें, कई बार नहीं रहती हैं इसके अंदर से, क्योंकि व्हेन आई टीच तो मैं कोई जिसको बोल सकते हैं साधन सूधन नहीं लेता हूँ। ठीक है, कोई मतलब कि किसी चीज से सारा मेमोरी से बच्चे करते हैं, और सीखा मजा है बच्चे, क्योंकि क्या सीखा वो मेरे लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है बच्चा हमारे पास। इनकेस अगर कोई बच्चा है तो ये मतलब कि मैं दिखा सकता हूँ उसको, तो ये जुड़ा हुआ है कि मेरे पास मैं कोई साधन सूधन नहीं है कि भैया यहाँ पर ऐसा है। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो मेरे पास कुछ नहीं होता है, और क्योंकि आई चेरिश दिस मोमेंट। अभी कल परसों एक बच्चा बोल रहा था कि सर मतलब कि आप कैसे ये करते हो, कि आपने कैसे आप खुश रहते हो कि आपने पूरा डिसाइड किया हुआ है कि आप पूरी उम्र जो है वो एजुकेशन के साथ जुड़े रहोगे। तो मैं मुझे चेरिश दिस मोमेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि पार्थ, हर्ष, देवयानी ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। आई चेरिश दिस मोमेंट्स, और ये मोमेंट्स लाइफ लॉन्ग होते हैं, बहुत अच्छी मेमोरी। हाँ बुरे लोग भी आते हैं, बुरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनकी भी कोई गलती नहीं है। हाउ दे आर बिहेविंग इन सर्टेन मैनर होता है कभी कभी, तो वो उनकी भी गलती नहीं है। द थिंग दैट कि उन्होंने वैसा ही देखा होगा शायद से, तो वो उनकी मर्जी है बच्चे। बट डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर से कि मैं बच्चों से बात करता हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, और मुझे आइडियाज लेने बहुत अच्छे लगते हैं। और जो बच्चा मुझे क्वेश्चन करता है, जैसे पार्थ मुझे रोकता है, बोलता है सर ये कैसे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार एक बार बोला तो सही बच्चा कि क्या हो रहा है सर, जानना चाहता है ना ये बच्चा, क्यों जानना चाहता है, पॉइंट यहाँ पर ये। तो 14.6 क्वेश्चन क्या कहता है, और हर क्वेश्चन करो यार, हर क्वेश्चन करो। और पॉइंट ये बच्चे अपने काम में इतना आप जो है बच्चे डूब जाओ कि आपको दूसरी चीजों के लिए
टाइम ही नहीं मिल पाया, आपको टाइम ही नहीं मिल पाया। बच्चा अपनी सक्सेस के लिए इतना काम कर दो कि आप उसको, हाँ ये जरूर है कि देखते रहो कि आपका फ्रेंड जो है वो क्वेश्चन कैसे कर रहा है, उससे इंस्पिरेशन लो, उसको जेलस मत करो, उससे इंस्पिरेशन लो। सर मेरे काम पेपर कैसे स्टार्ट कर हो रहे रहे हैं। हाँ बेटा, मेरे 11 फेब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से, कितने से? 11 फेब। हाँ मुझे पता है बच्चे, वो तो होना ही है, पर पता नहीं अभी आज 24 होगी आई थिंक सो, लेकिन अभी सरकार की कोई नोटिफिकेशन आई नहीं। सर वो कह रहे हैं ना कि 26 के बाद पता चलेगा। 26 भी बच्चे बहुत दूर की कहानी है बच्चे, मुझे तो लगता है 11 से कैसे कर देंगे, इलेक्शन बड़े पीक पे होंगे। और जैसा बच्चे मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स सर बहुत मेरी, जल्दी फिनिश हो रहा है, मतलब 11 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 23 को खत्म हो रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ 20 को तो बच्चे इलेक्शन है, 20 को तो वैसे भी नहीं हो सकता आपके पास इसके अंदर से, ठीक है। और बच्चे अब यहाँ तो ये ऑनलाइन ही लेंगे, ठीक है, ऑफलाइन तो बहुत बट सर रिस्की अभी हो। के लिए कह रहे हैं कि मतलब 8 तक ऑनलाइन होंगे और 9th 10th 11th और 12th के ऑफलाइन होंगे। अब बेटा पता नहीं जब आगे जब पता चलेगा तक, ना अब। हाँ बात वही है बच्चे, जब तक डीसी साहब ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि वी कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स। और प्लस यस बच्चे मैं सर। आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को कोविड हुआ है, अब यस जैसे सर। रक्षित है, रक्षित को कोविड हो गया, पता है आपको? रक्षित चंगोत्रा। हाँ उसको बता रहा था, वो बोल रहा था कि सर मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूँ, मैं बोला तो ठीक होने की रिपोर्ट भेज, ऐसी रिपोर्ट मेरे सामने मैं बोला मैं देख नहीं पाता, मतलब मैं बोला यार मैं तेरी रिपोर्ट का क्या करूँ, तो ठीक होने की रिपोर्ट भेज देना। अब पॉइंट है, अगर उस बच्चे के इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है ना बच्चे, तो अब 3 महीने नहीं लग सकता, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अब वो 3 महीने नहीं लगेगा तो उसका मतलब उसका पेपर कैसे करोगे? अगर उस दिन मान लो कि अब कोविड है ना, कोविड तो गया नहीं, अगर मान लो कि किसी बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा, मतलब कि अब तो बच्चे आपको पता है हिंदुस्तान है, बच्चा तो बोलेगा मैं ये सर्टिफिकेट बनवाता हूँ मैं घर पे, तो अगर फिर ऑनलाइन का स्कोप भी रखना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें बच्चे। अभी के एक लिए चीज सर ऑफलाइन कह रहे हैं, बाद में पता चलेगा ना फेब में कैसा हो मैं जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना बेटा, आप खुद प्रैक्टिकली आप खुद एक जगह पे सोचिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग यस बीमार सर। हो जाएं या कुछ हो जाए, सब भगवान करे, सब यार सब, जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सब ठीक रहे। लेकिन पॉइंट ये बच्चे कि अगर कोई बच्चा बीमार हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी उम्र, हमारे हम जिनसे बातें कर रहे हैं वो हो रहे हैं, अब वो भगवान करे कि वो झूठ ही बोल रहे हो, मैं तो ये इसमें भी एक पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि भगवान करे वो झूठ बोल रहे हो, मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन बच्चे अगर ये सच है, बहुत आपके पास एक अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई भी बच्चा आ गया और वो आ गया और उसने बोल दिया कि अब वो अगर 1 है 2 है 3 है, तो फिर आप क्या कर लोगे? तो पंगा तो है। तो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, इसको जिसको हम बोल सकते हैं हम भी आखिरी पे ही हैं बच्चा हमारे पास, यस तो सर। आप पीछे से अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, कर रहा सब्जेक्टिव हूँ के कर लिए रहा हूँ मैं सर। बनाना स्टार्ट कर देता हूँ पेपर, है ना, वो हो जाएगा, पेपर यस अच्छे हो सर। जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो हो चुका है, इतना हो चुका है बच्चे कि आप उसके अंदर से कार्नोट, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इसी में से आ जाएगा मैक्सिमम पेपर। तो हमारी एनसीईआरटी आपके पास क्या कहती है बच्चे, क्या आपको इसमें से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में से एसएचएम की इक्वेशन बतानी है। जैसे मैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे उसने बोल दिया 7x, जैसे उसने बोल दिया a इज इक्वल टू -7x, जैसे उन्होंने बोल दिया a इज इक्वल टू, मेरे पास 7x² और फोर्थ वन बच्चे उन्होंने बोल दिया a इज इक्वल टू -7x², तो ये मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन, ये मेरे पास यहाँ पर एसएचएम की इक्वेशन है, और बाकी मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, और बाकी मेरे पास यहाँ पर एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सर साइन पर है। ये तो बताया नहीं कि राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड हो रहा है। क्या बेटा? जैसे पार्टिकल राइट साइड गया कि लेफ्ट साइड गया, तो ये कैसे कर दिया आपने टिक। क्या बच्चे, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर जैसे आपने कहा था कि पार्टिकल राइट साइड जाए तो नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन, हम्म। और लेफ्ट साइड जाए तो पॉजिटिव होता है, पर क्वेश्चन में दिया है कि लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है। आप थोड़ा गलत चले गए ना बच्चे, आपको मैंने क्या चीज बताई थी कि जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया जा रहा है ये जर्नल पिक्चर का, ये आपके पास जर्नल पिक्चर का है, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, और जब आप x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो एक्सेलरेशन अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी, तो जर्नल पिक्चर है ना। आपको सर्कल की जर्नल इक्वेशन मैंने क्यों पूछी थी बताओ, तभी तो पूछी थी, क्या अगर मैं तुझे ये बोलूं कि ये x² + y² इज इक्वल टू r², है, मुझे क्या पता कि इसके अंदर x पॉजिटिव है कि y नेगेटिव है, कि y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है। आप बोलो सर जो मर्जी वैल्यू इसमें डालो, ये तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी।
हाँ या ना? तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, आप ये तो समझो कि जो भी एसएचएम को फॉलो करेगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और उसकी एक्सेलरेशन इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। नेगेटिव के बाई एम और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, अपने आप सेटिस्फाई हो गया। और अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी अपने आप डायरेक्शन चेंज करेगा, उसमें तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। हाँ या ना? हमको तो जनरल बात बतानी है ना। नहीं बात समझ में आई? पता चल आई गया बात? सर। ठीक है, तो बस वही पॉइंट है हमारे पास और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास आपकी जर्नल फॉर्म है। मतलब क्या, अब आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एसएचएम होने के लिए मुझे कोई ऐसी फोर्स चाहिए और इस वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास कुछ ऐसी होगी। नेगेटिव साइन ऑपोजिशन बता रही है, नेगेटिव साइन ऑपोजिशन बता रही है कि ए और एक्स सेम नहीं है, ये ऑपोजिट है। और यहाँ पर के बाई एम किसके बराबर है? शाबाश बता दो, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक, यस अब सर। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और मेरे पास बच्चे अब क्या चीज आ जाती है नाउ, अब हम एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे आज हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। मुझे अब यहां पर पीरियोडिक फंक्शन बच्चे आपके पास चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन क्यों चाहिए, जरा सोच के देखते हैं। मेरे को एसएचएम को रिप्रेजेंट करना, ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करना, तो एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए जो कि अपने आप को रिपीट करता हो। अगर हम देखें बच्चे तो हमको क्या चीज समझ में आती है। मेरे पास एक टाइम चला t इज इक्वल टू 0, t is equal to suppose tau 1, t is equal to tau 2, t is equal to tau 3 and t is equal to tau 4। ये टाइम की ही एक सिंबल है। इन अलग अलग टाइम के ऊपर एक बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ को आ रही है। ये नीचे आई, ये नीचे आई, ये आपके पास नीचे आई, ये नीचे आई और ये बॉडी नीचे जमीन पे गिर गई। ये 0 से मोशन स्टार्ट किए, ये tau 1 है, ये tau 2 है, ये tau 3 है और ये tau 4 के ऊपर बॉडी जमीन को टच कर गई। क्या इस केस के अंदर हम इसके मोशन को, क्या हम इसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। और क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक टाइम के बाद यहाँ पर मोशन खत्म हो जाती है और बॉडी दोबारा से उस पोजीशन पे नहीं जाती है जहां से वो चली थी। ये मोशन टू एंड फ्रो नहीं, ये बॉडी जमीन से टकराकर रुक जाती है, जमीन पे आकर गिर जाती है और ऊपर नहीं उठ पाती, यानी कि एसएचएम नहीं कर पाती, हमारे पास ऑसिलेशन नहीं कर पाती। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से चली और किसी वजह से, चलो कटोरी का केस ले लेते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट को कटोरी के अंदर डाल दिया और ये बॉडी यहां से चली, टॉप मोस्ट पर पहुंची। अब टॉप पे पहुंचने के बाद दोबारा से कहां पर आएगी? नीचे। यानी कि ये यहां से चली, यहां पर पहुंची आपके पास, यहां पर, ये यहां पर पहुंची, ये चलो 0 मान लेते हैं, यहां पर आपके पास, यहां पर 1 मान लेते हैं। एक मिनट को मैं स्टार्ट करता हूँ, मोशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर t इज इक्वल टू 0 पे यहां से चली, tau 1 पे यहां पर पहुंची, tau 2 पे यहां पहुंची, फिर tau 3 पे यहां पर पहुंच गई और tau 4 पे दोबारा यहां पहुंची। यानी कि बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। अब बताओ क्या ये मोशन पीरियोडिक है? यस, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। और ये पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए, समझाने के लिए हमको कोई फंक्शन चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए, कोई मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए जो अपने आप को रिपीट करता हो, जिसकी वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हो, जिसकी वैल्यू अपने आप को रिपीट करती हो विद द इंटरवल ऑफ टाइम और विद द इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस, जो मर्जी हो जाए। कुछ ऐसी चीज जो एक फिक्स टाइम के बाद, यानी कि मैं उसकी वैल्यू डालूं कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू tau 2 पे और tau 4 पे इस बॉडी की पोजीशन हमेशा किसके बराबर आ रही है? x इज इक्वल टू 0। इसकी पोजीशन हमेशा x इज इक्वल टू 0 आ रही है। और बच्चे हमारे पास tau 1 के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव की मैक्सिमम आ रही है, प्लस a मान लेते हैं। tau 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? माइनस आपके पास आ रही है। और यहाँ पर बच्चे ये मीन पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे है, यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है और यहाँ पर मेरे पास ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब जरा सोच के देखो,
आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैथमेटिक्स के अंदर, क्या वो पीरियोडिक हो सकते हैं, यानी कि मैं उसके अंदर टाइम की वैल्यू को चेंज करूं और वो अपनी वैल्यू को दोबारा से क्या कर जाए, गेन कर जाए। कहीं ऐसा हो सकता है? सोच के देखो, अगर मान लिया जाए कि मैं आपको यहां पर साइन ऑफ थीटा देता हूं, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, जरा बताओ कोई बच्चा मुझे, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन ऑफ, तो ये बच्चे हमारे पास हाफ। और कोई बच्चा बता सकता है साइन ऑफ 390 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 390 कितना होता है? कोई बच्चा बता सकता है? साइन ऑफ 390 कोई बच्चा बता सकता है? तो साइन ऑफ 3, 1/√2। नहीं बेटे, ये भी आपके पास हाफ होता है, ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर हाफ होता है। यस नहीं तो सर, आप यस। चेक करके, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। देख ले बंदा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 360 ऐड हो रहा है। और यही चीज बच्चा हमारे पास कॉस के साथ भी होती है, यानी कि साइन और कॉस ऐसे दो फंक्शन या इनकी कॉम्बिनेशन जो पीरियोडिक फंक्शन की कैटेगरी में आती है। तो हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास आते कहां से? तो हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बच्चा हमारे पास किसी सर्कुलर, आपके पास किसी सर्कुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर मान लिया जाए कि बेटा मैं तुझे यहां पर दो चीजें पूछता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? जनरली बच्चा ये जवाब देता है सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब वो बच्चा +1 नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा 9th-10th के दिमाग से चल रहा है कि साइन और कॉस क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन सर्कुलर सिस्टम से आता है। कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। सर्कल को अगर आप ड्रॉ करते हो तो पहली चीज आपको क्या पता लगती है? जैसे आप किसी सर्कल को ड्रॉ करते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता लगती है? सबसे पहले अगर मेरे पास यहां पर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, इसको थोड़ा हम नीचे लेके आते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको नीचे लेके आते हैं। अगर मान लिया जाए कि मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं बच्चे, तो सबसे पहली चीज मुझे बताओ इसमें से क्या पता लगती है? बोलो शाबाश। अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं बच्चे इस तरीके से, चल पड़ भाई चल पड़, एक मिनट, ओके। ये बच्चा हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, यस और नो? हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। यस एक सर्कल से खास बात पता है मुझे क्या लगती है? मुझे ये पता लगती है अगर ये सर्कल ने अपनी मोशन यहां से शुरू की है तो 360 के बाद ये अपनी मोशन को क्या करता है बच्चे, बताओ शाबाश? ये अपनी मोशन को क्या करता है? ये अपनी मोशन को रिपीट करता है, हाँ या ना? ये बात आपको पता है? ये बात आपको पता है? जो सर्कल है वो एक पीरियोडिक चीज को शो करता है, क्योंकि सर्कल हमारे पास क्या बताता है कि कोई भी चीज एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ये मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास सर्कल है और ये आपके पास सर्कल है। और ट्रिग्नोमेट्री में इसी सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है। मैथ्स वाले बच्चे इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सर को थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती है, हाँ या ना? तो यहाँ पर इसके 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हाँ या ना? होते हैं। यस सर। अब अगर मैं इस सर्कल का एक रेडियस लेता हूं, मैं इस सर्कल का यहाँ पर एक काके रेडियस लेता हूं, ये रेडियस आपके एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। मान लिया जाए, अब ध्यान से समझना, मान लिया जाए इस रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को ड्रॉ करता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बताओ इसका बेस किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 1 cos ऑफ थीटा, हाँ या ना? 1 cos ऑफ थीटा, पता है बच्चे? और इसका परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? इसका परपेंडिकुलर आपके पास किसका हो जाएगा? 1 1। sin थीटा। तो यहां से आपको दुनिया की सबसे पहली नॉलेज मिलती है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। मैं आपको बता रहा हूं पार्थ, ध्यान से समझना देविया में। हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा बेसिकली 1 मीटर का, अगर आप एक सर्कल तैयार करते हो 1 मीटर का, तो उसके रेडियस का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो कॉस थीटा होता है और जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है वो साइन थीटा होता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये सर्कल के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो, अब फिजिक्स की बात करते हैं। अगर आप इस सर्कल में ट्रेवल करते हो तो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे, हाँ या ना? तो मान लिया जाए कि आप t = 0 से चले, तो हमारे पास किसी भी सर्कल में जब हम चलते हैं तो उसके पास एक एंगुलर स्पीड होती है। जैसे नॉर्मल स्पीड होती है वैसे हमारी एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा। ये ओमेगा बच्चे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है 2π/T। अब ये हम सर्कुलर मोशन में कर चुके होते हैं। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी है बच्चे हमारे पास टोटल टाइम
फॉर वन रेवोल्यूशन, टोटल टाइम फॉर, क्या बोल रहा हूं बच्चे मैं आपको, टोटल टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको कैपिटल टी बोल देते हैं। और 2 पाई हमें पता है सर्कल है, तो पूरा आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 पाई। तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या आ जाती है आपके पास, 2 पाई बाई टी, ये स्पीड आ जाएगी। अलग अलग टाइम इंटरवल का मतलब आपके अलग अलग स्पीड आ जाती है। सो टोटल टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज कैपिटल टी। लेकिन इसका फायदा क्या, अगर मुझे स्पीड पता है और मुझे टाइम पता है, तो स्पीड इनटू टाइम आपके पास क्या आ जाता है, बोलो शाबाश, देयरफॉर, बोलो बच्चे, देयरफॉर डिस्टेंस आपके पास, एंगुलर डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, कोई बच्चा बता सकता है, एंगुलर डिस्टेंस। तो ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो जो भी आप एंगल कवर कर रहे हो वो ओमेगा इनटू टी, टी बच्चे टाइम, यहां पर जब आप यहां से यहां पहुंचे तो आपने ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से चले, तो आपने यहां से लेके यहां तक कितना एंगल कवर कर दिया बच्चे, बताओ शाबाश, थीटा एंगल कवर कर दिया। और ओमेगा आपके पास क्या है, ओमेगा बच्चे मेरे पास 2 पाई बाई टी है, और ये टी टोटल टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन। और टेक्निकली इस टी को एक और नाम दिया जाता है, पता है क्या बच्चे आपके पास, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है टाइम पीरियड का। इसको नाम दिया जाता है बच्चा हमारे पास किसका, टाइम पीरियड का। इसको नाम दिया जाता है बच्चा हमारे पास टाइम पीरियड का। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट आपको क्लियर हो यस गया। सर। अब मेरे पास मैं क्या बोलता हूं कि देखो यहाँ पे देवयानी आपके पास मेडिकल है, आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। साइन थीटा और साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। इन दोनों की वैल्यू क्यों सेम होती है, क्योंकि साइन 360 के बाद वहीं पर पहुंच जाता है जहां से वो चला था, देखो ना वहीं पर पहुंच जाएगा। तो अगर 360 का चक्कर लगाया, ये वहीं पर पहुंच गया जहां से चला था, तो एंगल भी दोबारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, सेम आएगा, तो वैल्यू भी सेम। इसको बच्चे हम इसका क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ही बोलते हैं बच्चे, टाइम पीरियड तो नहीं बोलते, हम पीरियड बोल देते हैं मैथ्स में। और मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ थीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ऑफ आपके पास ओमेगा टी प्लस ऑफ 2 पाई। अब ध्यान से समझना, मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, ओमेगा। तो जैसे मैं ओमेगा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो टी प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई आपके पास यहाँ पर ओमेगा, ये टाइम पीरियड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये बच्चा हमारे पास आप बोलोगे कि अगर कोई टीचर आपको ये बोल देता है कि साइन ओमेगा टी पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप बोलोगे यस ये पीरियोडिक फंक्शन है। और टीचर दूसरी बात आपको क्या बोलेगा, दूसरी बात आपको बोलेगा इसका टाइम पीरियड बता दो। तो मैं एक तो ये प्रूफ करने वाला है, इसको प्रूफ करने के चक्कर में बैठे रहोगे बच्चे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, यहाँ पे टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा। तो अगर कोई टीचर बोलता है इस पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड बताना है, तो हम आप सिंपल 2 पाई बाई ओमेगा कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपका रुकेगा ही नहीं, क्वेश्चन आपका रुकेगा ही नहीं बच्चे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। आप या तो ये वाला तरीका अपना लीजिए, ये तरीके में आपको बहुत टाइम लगेगा, और खासकर बच्चे जब टीचर इसको चेक ही नहीं करेगा, टीचर ने तो लास्ट आंसर देखना है कि पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है, और टाइम पीरियड पता है 2 पाई बाई ओमेगा, टीचर ने टिक करना, हाँ भी मेरा भी आंसर यार है, बच्चे का भी यार, एक नंबर में पूछना उसने। 14.3 एनसीईआरटी, 14.4 या 3, 14.4 आई थिंक सो। तो क्वेश्चन जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर टीचर, अब देखो, अब टीचर मुझे अगर cos ओमेगा टी दे देगा, तो मैं बोलूंगा यस ये भी पीरियोडिक है, क्योंकि ये भी ऐसा आता है। और टीचर बोलता है इसका टाइम पीरियड टी के साथ ओमेगा है, तो आप बोलोगे इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर आ गया, 2 पाई बाई ओमेगा। चाहे तो बच्चे मैं जैसे कर रहा हूं वैसा कर लो, चाहे बच्चे पूरा प्रूफ कर लो, और पूरा प्रूफ करने जाओगे तो टाइम तो लगेगा। तो पहला तो बच्चे हमको ये बात पता लगनी चाहिए। अब चलते आगे, फिर तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लिया जाए सर कि मैं साइन 7 ओमेगा टी ले लेता हूं, तो अब टाइम पीरियड बताना, टीचर पूछ रहे, बता दूंगा, कैसे बता दोगे आप यहां पर टी के साथ नंबर देखिए कौन सा लिखा हुआ है, बोलो शाबाश, 7 ओमेगा। तो आपने सिंपल इसका टाइम पीरियड कितना बता देना, 2 पाई बाई 7 ओमेगा, 2 पाई बाई 7 ओमेगा। मतलब टी के साथ जो भी नंबर है साइन और टी के बीच में, कॉस और टी के बीच में जो भी नंबर है उसको 2 पाई के नीचे रख दो, टाइम पीरियड आ जाए। ये बच्चा आपके पास श्योर शॉर्ट टेक्निक है, मैं आपको एक और सही करवा दो, बेटा एक और करवा दो।
मैं बहुत सारे करवाऊंगा, मैं एक नहीं बहुत सारे करवाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान करके छोड़ूंगा कि जब तक तुम बोलोगे सर मेरे को सपने में भी कर लूंगा, तब तक करवाऊंगा। तो टेंशन मत ले। ये पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या ना? ये पॉइंट समझ में आ यस गया सर। पार? अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बच्चा बोलता है कि चलो सर इसका मतलब ये हो जाता है। तो बच्चा बोलता है कि सर अगर cos ऑफ 11 ओमेगा टी, कुछ भी नहीं है, t इज इक्वल टू 2π/11 ओमेगा। अच्छा सर मतलब इतना आसान है? हाँ यार इतना आसान तो है, क्या मुश्किल है? फिर यहां पर अब मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, और कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? आपके पास कॉम्बिनेशन, याद रखना, साइन कॉस, याद रखना हमारे पास साइन ऑफ, आपके पास साइन कोसाइन, साइन कोसाइन, देयर कॉम्बिनेशन और उनके कॉम्बिनेशन। साइन हो गया, कोसाइन हो गया और उनके कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब इनको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, एंड बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन नॉट अलाउड, डिवीजन नॉट अलाउड। टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड ये अलाउड नहीं है। साइन ले लो अकेला, कॉस ले लो, उनके कॉम्बिनेशन ले लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दो साइन को कॉस के साथ, लेकिन डिवाइड नहीं करना साइन और कॉस को। दे ऑल आर पीरियोडिक, ये हमारे पास दे ऑल आर पीरियोडिक, ये सब के सब मेरे पास क्या बन जाते? पीरियोडिक बन जाते। अगर ये सब के सब पीरियोडिक है तो इनका टाइम पीरियड भी होता होगा, बिल्कुल होता है। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां पर क्वेश्चन आ जाता है y इज इक्वल टू, टीचर ने बोल दिया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपके पास चलो कॉस ऑफ ओमेगा टी। टीचर बोलते हैं टाइम पीरियड बता देते हैं। कैसे बताओगे आप इसके अंदर से? तो मैं यहां पर बता देता हूं y इज इक्वल टू, चलो इसको भी छोड़ दो, आप सीधा टाइम पीरियड बताना है। तो पीरियोडिक फंक्शन है, यस, क्योंकि प्लस आ रहा है, साइन और कॉस है। पहले का टाइम पीरियड कितने के बराबर है? 2π/ओमेगा। दूसरे का टाइम पीरियड कितना है? 2π/ओमेगा। तो देयरफॉर इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर आ जाएगा? 2π/ओमेगा। चलो जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। टीचर मुझे बोलता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है? तो मैं इसको टाइम पीरियड को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो बताओ मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन टी। तो बताओ ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास? शाबाश बोलो। तो ये साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2, साइन ऑफ 2 थीटा। तो बताओ इसका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो। 2π/2 ओमेगा। तो कितना आ जाएगा? π/ओमेगा। लगी बात पता बच्चों? सर लगी आपको बात सारे पता? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज आते हैं? हाँ जी भाई साहब सारे। अभी तो एनसीईआरटी ने सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। टफेस्ट पूछा हुआ है आपके पास। और आपको चलो अब ये देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे टीचर ने क्या बोलना है? टीचर ने मुझे क्वेश्चन बोलना है ए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एनसीईआरटी पूछ रही है साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब। अब वो क्यूब कैसे आएगा वो तुम अपना दिमाग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है। अब टीचर बोलता है इसका टाइम पीरियड बताओ, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2। पता लगा मैंने क्या किया? पता लगा मैंने क्या किया? मैंने यहां पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 के फैक्टर में डाल दिया। ऑप्शन ये आपने किया हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कर रखे हैं ये वाले फॉर्मूले बच्चे? ठीक यस है सर। देवयानी, आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो t इज इक्वल टू 2π/2 ओमेगा π/ओमेगा। लो जी ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रह गया साइन क्यूब वाला, तो जाकर देख लेना काके, एक बारी देखना तो पड़ेगा ना। साइन क्यूब हिंट देता हूँ, साइन ऑफ 3 थीटा से वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब आगे चलते हैं। यहां पर अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर चलो ये भी मेरे को समझ में आता है, लेकिन व्हाट विल हैपन अगर मेरे पास आ जाए साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहां पर कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड माइनस ऑफ यहां पर साइन ऑफ 5 ओमेगा टी। अब टाइम पीरियड बताओ। पहले तो बड़े इजी थे, अब कैसे बताओगे? बड़ा बड़ा पंगा। यहां पर बच्चा आपने इंडिविजुअल पहली टर्म का टाइम पीरियड बताना है। बताओ कितने के बराबर आ जाएगा? तो आपके पास क्या आएगा? 2π/2 ओमेगा। यहां पर दूसरी टर्म का टाइम पीरियड कितने के बराबर आएगा? शाबाश बता दो। 2π/ओमेगा। यहाँ पे तीसरी टर्म का टाइम पीरियड कितने के बराबर आएगा? शाबाश बताओ। 2π/5 ओमेगा। ये 3 टाइम पीरियड है, लेकिन मुझे इन तीनों टाइम पीरियड में से वो टाइम पीरियड लेना है बच्चे, वो टाइम पीरियड लेना है
जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि उसके बाद पूरा फंक्शन अपने आप को चेंज करता है। अब इन तीनों के अंदर से आप दिमाग लगाओ सबसे बड़ा कौन सा होगा। ये तो 1 आ गया, ये 2 टाइम्स आ गया, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.4 टाइम्स ऑफ पाई बाई ओमेगा। तो बताओ सबसे बड़ा टाइम किसका है बच्चे, T2 का। कंपेयर कर लो ना, ये पाई बाई ओमेगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई ओमेगा, और आपके पास यहाँ पर 0.5 इंटू पाई बाई ओमेगा। जितनी मर्जी टर्म्स बनाते चलो आप इंडिविजुअल टर्म्स का क्या बनाते चलो, टाइम पीरियड। जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब ये 14.4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बच्चे करते ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन है। और हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ गया साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, एंड बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ कॉस ऑफ, मेरे पास यहाँ पर आ गया 5 ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ऑफ 11 ओमेगा टी। मुझे टाइम पीरियड बताना है इसका, कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो पहले टर्म का टाइम पीरियड कितने के बराबर है, जल्दी सर बता। ऊपर वाले का आंसर क्या है? ऊपर वाले का बच्चे 2 पाई बाई ओमेगा ना, सबसे बड़ा टाइम तो ये हो गया ना, बोलो। यस सर। ठीक है, क्योंकि पाई बाई ओमेगा 0.5 पाई बाई ओमेगा एंड 2 टाइम्स पाई बाई ओमेगा, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। जो बिगर टाइम पीरियड होगा वही बच्चा हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड, क्योंकि उस सिस्टम को डोमिनेट कर जाएगा। अब बताओ पहले का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ। यहाँ पर पहले का टाइम पीरियड किसके बराबर 2 है, पाई बाई 3 ओमेगा। बिल्कुल 2 पाई बाई 3 ओमेगा। दूसरा टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, 2 पाई बाई, 2 पाई बाई 5 ओमेगा। और तीसरे का 2 पाई 2 बाई, पाई बाई 11 ओमेगा। सबसे बड़ा कौन सा, तीनों में ये सबसे बड़ा पॉइंट्स कौन में सा। करना होगा ना? नहीं कोई दिक्कत, अरे यार क्या बात कर रहा है, इसमें से +1 में मैथमेटिक्स रखी हुई है। ये 2 पाई बाई 3 ओमेगा, 5 ओमेगा, 11 ओमेगा, कंपेयर कर लो। अरे जिसका जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटी टर्म, 2 पाई बाई 3 ओमेगा बड़ा होगा। सबसे बड़ा ये होगा। ये तो दिमाग लगा लेंगे ना, इसमें क्यों क्यों डिवाइड करना। आप खुद देख लो 3 ओमेगा, यहाँ से भी मैं तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं, बच्चे जो बच्चे यहाँ पर बोलते हैं सर जो सबसे छोटा नंबर है इसमें से ढूंढ लो आप। मेरी बात समझ लो, सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 ओमेगा, तो 2 पाई बाई 3 यस ओमेगा। सर। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कहो सर क्या बकवास कर रहे हो सर आप सर क्या यस बकवास कर रहे हो सर। सर, या मजाक की बात है, क्या कर रहे हो सर आप। ये तो सर सीधा सीधा है सर, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा टाइम पीरियड देगा। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 2 3 पाई ओमेगा। बाई 3 ओमेगा। हाँ, तो आप देखो स्मार्ट बनो बच्चे। स्मार्ट बच्चा वो नहीं होता है। देखो बच्चों के अंदर स्मार्टनेस क्या होती है मैं बताता हूँ। बच्चों को स्मार्ट क्या लगता है कि हम क्लास ना लगाए, क्लास से बच जाए, होमवर्क ना करे, बच्चा इसको स्मार्टनेस समझता है। ये स्मार्टनेस नहीं, स्मार्टनेस ये होती है कि आप कैसे उस चीजों को चेंज कर रहे हो, कैसे आप उन चीजों को बेटर समझ रहे हो। क्योंकि जब तुम किसी 4 बच्चों में बैठे होंगे और वो 4 बच्चों के अंदर से आप एनसीईआरटी कर रहे होंगे और आपने क्वेश्चन का आंसर देखते ही दे दिया, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे अच्छा 3 ओमेगा 5 11, 3 नंबर सबसे बड़ा है सर, 2 पाई बाई 3 ओमेगा। बच्चा बोलेगा तूने किया कैसे, बोला आंसर चेक कर, आंसर ठीक है यार, बता तो दे। कह रहा भगैया से मैं नहीं बताना तेरे को। मजा तो उस चीज का है ना, है ना पार्थ, मजा तो आपके पास उस चीज का यस है। सर। या अगर आपको टीचर बोलता है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5 ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी एंड प्लस ऑफ साइन ऑफ, बच्चे हमारे पास 7 ओमेगा टी। अब टीचर बोलता है टाइम पीरियड बताओ, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 5 2 7, कौन सा छोटा है। 2। तो बच्चे इसका आंसर कितना आएगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा। तो आंसर आ जाएगा पाई बाई ओमेगा। लैब इक्वेशन का आंसर आएगा, काम खत्म। और भी आसान कर दी, ठीक है। बात पता लगी कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। चलिए सो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आप इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। बाय बाय।